जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको GWSSP के क्वेश्चन पेपर के उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ये जो GWSSP एग्ज़ाम था वो हमारा 5/7/2021 को गुजरात में कंडक्ट किया गया था, जिसका वेटेज हमारा 52 मार्क्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पूछा गया था। आगे भी जो एग्ज़ाम है क्लास 1 के एग्ज़ाम 24 जुलाई को हैं, उसमें से भी हमारा इन्वायरमेंटल का वेटेज 50 to 60 मार्क्स रहेगा ही। तो चलिए हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन उसको डिटेल में समझते हैं, जो कि आपको 24 को एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाएंगे, और जो हमारे क्लास 2 एग्ज़ाम में अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो ऐड किया गया है उसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट देयर आर द स्टैंडर्ड अवेलेबल ओनली फॉर द एनुअल एवरेज कंसंट्रेशंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जिसको हम लोग एनुअल एवरेज कंसंट्रेशंस में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लेड है, तो ये टेबल में देखिए हम लोग लेड की बात कर रहे हैं। अब लेड को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो भी हम लोग एनुअली ही मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जिसका हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज में कितना लिमिट दिया गया है, 0.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में भी हमारी इसकी लिमिट 0.5 ही दी गई है। और इसका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारा AAS है और ICP मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड ऑफ मेजरमेंट से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट रहता है वो हम लोग 8 आवर्स के लिए निकालते हैं और 1 आवर्स के लिए निकालते हैं। उसकी लिमिट हमारी दी गई है कितनी, 1 and 2 दी गई है, एंड 4 and 4 दी गई है इंडस्ट्रियल एंड इकोलॉजिकल एरियाज के लिए। इसके लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तीसरा दिया गया है एमोनिया। एमोनिया में देखिए हम लोग कितने में करते हैं, तो एनुअल भी करते हैं और 24 आवर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया है एनुअल के बारे में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर चौथा गया है बेंजीन। बेंजीन को भी हम लोग एनुअली मेजरमेंट करते हैं और इसकी भी लिमिट हमारी सेम रहती है इंडस्ट्रियल एरिया एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। इसमें हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी से, GC मेथड इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन। तो एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो लेड भी हो जाएगा और हमारा बेंजीन भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे A और D दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, और इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो एक तो आपको लिमिट की वैल्यू याद होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया एंड इकोलॉजिकल एरिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ये भी आपको हमेशा याद होनी चाहिए इतने पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, और आपको नेक्स्ट हम लोग जो ये वैल्यू डिसाइड करते हैं कि कितनी वैल्यू हमारी लिमिट होती है, तो वो हम लोग कितने क्या करते हैं, 365 दिन में मिनिमम हमको 104 मेजरमेंट लेना ही पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग एक वीक में मेजरमेंट करते हैं तो एक वीक में हमको 2 बार सैंपल रखना पड़ता है कैलकुलेशंस के लिए, और वो भी हम लोग 24 आवर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कितना हम लोग सैम्पलिंग लेते हैं, तो मिनिमम हम लोग 104 मेजरमेंट एक साल में सैम्पलिंग लेते हैं। और 24 आवरली, 8 आवरली और 1 आवर जो मॉनिटर्ड वैल्यूज है वो 98% हमारी टाइम क्या होती है कि वो हमारी ये रिलायबल है, मतलब इसमें से हमारी वैल्यू रखी गई है, लिमिट रखी गई है। ओनली 2% ऑफ टाइम क्या रहेगा, विच में एक्सीड द लिमिट, उससे ज़्यादा हो सकता है, वो भी लगातार 2 दिन हमारी इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी 2 स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी हमेशा आपको याद रखना है, जो कि अभी 24 जुलाई को आपको GS क्लास 1 के एग्ज़ाम है, उसमें से भी इस टेबल में से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये हमेशा ये टेबल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट। यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है कि नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोसिटी मेथड से हम लोग किस पॉल्यूटेंट का मेजरमेंट लेते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस टेबल में देखा था, तो चलिए हम लोग यहाँ पे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड्स का हम लोग मेथड ऑफ मेजरमेंट देख लेते हैं इस टेबल में से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हमारे यहाँ पे देखिए नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसका मेजरमेंट हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करते हैं। तो यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव पूछा गया है,
तो CO इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह आपको NH3 के बारे में पता होना चाहिए, बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए, आर्सेनिक के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर A इज द करेक्ट आंसर। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जो इस टेबल को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट हैविंग डिफरेंट एयर क्वालिटी कंसंट्रेशन लिमिट फॉर रेसिडेंशियल एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जिसमें हमारा डिफरेंट एयर क्वालिटी कंसंट्रेशन लिमिट होनी चाहिए फॉर रेसिडेंशियल एरिया एंड इकोलॉजिकल एरियाज के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO2 की वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, SO2 की वैल्यू चलिए हम लोग देखते हैं, वो एक्सप्लेन इन क्वेश्चन 1 वाला टेबल में SO2 की लिमिट हमारी कितनी दी गई है, तो यहाँ पे हमारी 50 दी गई है, यहाँ पे हमारी 20 दी गई है, तो इसमें वैल्यू हमारी अलग अलग है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो हो ही सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा NOx NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का भी देखते हैं, यहाँ पे भी 80 दिया गया है, यहाँ पे हमारी 80 दी गई है, तो ये हमारी वैल्यूज नहीं होगी क्योंकि दोनों में हमारी वैल्यू सेम है। फिर तीसरा दिया गया है हमारा 3 and 4, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन के बारे में भी देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू भी हमारी सेम होती है, 2 2 4 4, ये भी हमारी वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे डिफरेंट पूछा गया है। अब नेक्स्ट है हमारी कौन सी, नेक्स्ट है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड ओजोन की भी वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओजोन की वैल्यू कितनी दी गई है, ओजोन की वैल्यू भी है 100 100 180 180, मतलब सिर्फ सल्फर को छोड़ के सभी की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली A इज द करेक्ट आंसर, मतलब ओनली 1 जिसकी वैल्यू हमारी डिफरेंट वैल्यूज है इंडस्ट्रियल एरिया में एंड इकोलॉजिकल एरिया में। ठीक है, तो उस टेबल में से आप देखें कि कितने क्वेश्चंस, लगातार 3 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, सिर्फ एक टेबल आपको याद रहेगा। तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल अच्छे ढंग से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड in respect of noise for any category of area of zone limit of dB L equivalent are given for a daytime and night time where daytime shall mean from। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, जब हम लोग नॉइज पॉल्यूशन का मेजरमेंट लेते हैं तो डे टाइम हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, तो डे टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं 6 AM से लेके 10 PM तक हम लोग डे टाइम कंसीडर करते हैं, और नाइट टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं 10 PM से लेके 6 AM में। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा गया है डे टाइम, तो डे टाइम हमारा क्या है 6 AM to 10 PM। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, ऑप्शन ए 6 AM to 10 PM, ए इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि लिमिट पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो नॉइज की लिमिट हमारी डे टाइम में कितनी होनी चाहिए और नाइट टाइम में कितनी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम की वैल्यू 75 होनी चाहिए और नाइट टाइम में 70 dB होनी चाहिए। कॉमर्शियल एरिया मतलब बिजनेस वाली एरियाज हैं, वहाँ पे 65 होनी चाहिए और नाइट टाइम में 55 dB। रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे आप रहते हैं 55 dB होनी चाहिए और वहाँ पे 45 dB होनी चाहिए नाइट टाइम में। साइलेंस एरिया जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, 100 मीटर के प्रेमिसेस में जो स्कूल्स रहेंगे, हॉस्पिटल रहेंगे, वहाँ पे हमारी डे टाइम में 50 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नाइट टाइम में 40 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ डे टाइम के बारे में पूछा है। डे टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं 6 AM to 10 PM। क्वेश्चन नंबर 5, वन सोन साउंड इज डिफाइंड एज अ साउंड हुज लाउडनेस इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे सोन पूछा गया, सोन साउंड के बारे में पूछा गया है। एक सोन साउंड हमारे कितने बराबर होते हैं, 40 फोन के बराबर होते हैं, उस लाउडनेस इक्वल टू 40 फोन। अब देखिए जैसे कि हमारा डबल हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 10-10 वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 2 है, ठीक है, तो 2 में हमारी कितनी हो गई, तो 50 फोन्स हो गई। अब यहाँ पे 2 का डबल कीजिए, 2 का डबल 4 है तो कितना फोन्स हो जाएगा, 60 फोन। 4 का डबल कीजिए दैट इज 8 हो जाएंगे, 8 का डबल कीजिए 16 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारी 10-10 वैल्यू बढ़ते जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया वन साउंड इज डिफाइंड एज, तो एक साउंड हमारी डिफाइन होती है, लाउडनेस किसके बराबर होती है, 40 फोन्स के बराबर होती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 20 फोन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 30 फोन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 40 फोन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको पूछ लेगा 0.5 का कितना होगा फोन्स, तो 0.5 का 30 फोन्स हो जाएंगे। इसी तरह 0.25 का कितना हो जाएगा, तो 0.25 का हमारा 20 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा डबल होंगे। जैसे 0.25 का और एक डबल करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 1 आएगा, तो 40, 1 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2 मतलब 50। तो इस ढंग से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6,
मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्टेंट फ्रॉम 2 साउंड प्रेशर लेवल ऑफ 60 dB। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 साउंड प्रेशर्स का रिजल्टेंट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी। इसकी शॉर्टकट मेथड है कि अगर दो सेम साउंड लेवल एडेड हो रहा है तो रिजल्टेंट नॉइज लेवल हमारी बढ़ेगी साउंड लेवल +3। जैसे यहाँ पे आपको रिजल्टेंट कितनी दी गई है, 60 dB साउंड लेवल दी है, अगर 2 हमारा ऐड हो रहा है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 63 हो जाएगा। अगर 3 बोला होता तो कितना आ जाता, 60 + 4.8 मतलब 64.8 हमारा रिजल्टेंट नॉइज लेवल हो जाता। अगर 3 सेम साउंड लेवल बोला होता तो 60 + 6 मतलब कितना हो जाता, 66 dB हो जाता। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है 2 साउंड प्रेशर लेवल का, तो 2 साउंड प्रेशर लेवल का आंसर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ए 57 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 60 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 63 dB, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए साउंड एन ऑक्टेव बैंड इज ए फ्रीक्वेंसी बैंड वेयर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज डैश ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब याद रखिएगा ऑक्टेव बैंड में हमारी क्या होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द एट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब अपर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, अपर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दैट लोअर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए थ्राइस बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी ट्वाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अपर लिमिट को क्या लिखते हैं, F2 लिखते हैं, और लोअर लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, F1 लिखते हैं। तो हमारा अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द लोअर लिमिट। अब इसको आपको पूछा जा सकता है कि अपर लिमिट और बाय लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, तो अपर लिमिट हम लोग बोलेंगे F2 बाय F1 की लिमिट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो ऐसा भी रिलेशन आपको पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो ऑक्टेव 1/1 बैंड एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑक्टेव 1/3 एनालिसिस की बात करूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 बाय F1 जो हमारी वैल्यू 2 थी उसकी वैल्यू पावर 1/3 हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव 1/3 एनालिसिस। यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा है ऑक्टेव बैंड के बारे में, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए पिंक द नॉइज ईच ऑक्टेव इंटरवल हैविंग डबलिंग द फ्रीक्वेंसी कैरीज डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ द नॉइज एनर्जी। अब यहाँ पे 2 नॉइज होते हैं, एक पिंक नॉइज होते हैं और दूसरा व्हाइट नॉइज होते हैं। तो यहाँ पे आपको पिंक नॉइज के बारे में पूछा गया है कि ईच ऑक्टेव इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी हमारी डबलिंग होती है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बात करेंगे तो कितना हमारा अमाउंट ऑफ नॉइज एनर्जी रिलेट होता है, तो हमारा इक्वल एनर्जी हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कैरीज करती है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। ऑप्शन ए हाफ बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इक्वल, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे याद रखेगा जितना पिंक नॉइज है इंटेंसिटी पर हर्ट्ज ड्रॉप फैक्टर ऑफ द 2 विच ऑक्टेव इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मेंटेनिंग द सेम टोटल एनर्जी पर ऑक्टेव। कितना भी हमारा रहेगा, अगर हमारा डबलिंग द फ्रीक्वेंसी है तो हमारी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कैरी करेगा। तो आंसर यहाँ पे हमारी इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंटली डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वेस्ट वाटर इज मेजर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इस ऑप्शन में पूछा गया है डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं कौन से मेजरमेंट से, तो EDTA है। तो EDTA के लिए हम लोग हार्डनेस के लिए हम लोग EDTA यूज करते हैं। विंकलर मेथड हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इज मोस्ट डेंजरस इन ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन ए नाइट्रेट, जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की लिमिट दी गई है कि 45 ppm के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो कौन सी डिजीज़ होंगे, मैथेग्लोमिनिया बोलता हूँ मैं उसे, और बोलेंगे ब्लू बेबी डिजीज़ होते हैं। तो ये हमारी डेंजरस नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट हमारी क्या है, 45 ppm तक है। नाइट्राइट सबसे डेंजरस है, इसका लिमिट दिया गया आपको 0, ठीक है, इसलिए हमारा हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है। इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर में सबसे डेंजरस हमारी नाइट्राइट होती है, नॉट की नाइट्रेट। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये चारों हमारा फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। पहला एमोनिया, फिर हमारा एल्ब्यूमिन नाइट्रोजन, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। सबसे डेंजरस हमारी नाइट्राइट होती है, इसीलिए इसकी परमिसिबल लिमिट हम लोग 0 दिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।